हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए देयर सीक्रेट लाइफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। देयर सीक्रेट लाइफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी अपने शादी के नेक्स्ट डे पे ही अपने ऑफिस पहुंच चुके थे, जहां पे उन्हें देखने के बाद उनके एम्प्लॉयज़ ऑलमोस्ट शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने तो उम्मीद की थी कि शायद आज के दिन तो एटलीस्ट ये लोग ऑफिस नहीं आने वाले, या भी हो सकता है कि अगले 2-4 दिन तक और भी ना आए, जहाँ उन लोगों को अपने हनीमून की तैयारियां करनी चाहिए थी। वहाँ पे वो दोनों फिर से वहीं पे दिख रहे थे, और इस बात से सारे के सारे एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। कुछ लोगों ने तो बातें बनाना भी स्टार्ट कर दिया था, जिससे वांग जी ने तो कम्प्लीटली इग्नोर किया था, लेकिन विंग के लिए ये सब कुछ इग्नोर करना इतना आसान नहीं था। जैसे जैसे विंग और वांग जी आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे एम्प्लॉयज़ की नज़र विंग के ऊपर और भी ज़्यादा एकदम फोकस्ड तरीके से वो विंग को देख रहे थे। क्या उसके लिप्स पे कोई बाइट मार्क्स हैं, क्या उसके नेक पे कोई बाइट मार्क है, या फिर उसके चलने में कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं। वो सभी चीज़ एकदम बहुत बारीकी के साथ नोटिस कर रहे थे, जिन्हें विंग अच्छे से नोटिस कर पा रहा था कि इन सभी की गेज मेरे ऊपर ही है। यानी कि इस वक्त वो भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगा था इस सब की वजह से। क्या सच में उसने ऑफिस आके आज कोई गलती कर दी? एटलीस्ट क्या उसे 2 से 3 दिन घर ही रहना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो ऐसा क्यों करेगा? आखिरकार उसकी कंपनी को भी तो उसकी ज़रूरत है। पहले ही वो तो 3-4 दिनों की छुट्टियां ले चुका है। अगर फिर से वो छुट्टियां लेता है तो इसका मतलब है कि वो अपनी कंपनी को लॉस में डाल रहा है, क्योंकि एक इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो वांग जी के लिए विंग सिर्फ उसका पर्सनल असिस्टेंट ही नहीं है, उसके लिए वो उसका पार्टनर भी बन चुका है। आई मीन बिजनेस पार्टनर, जहाँ पे विंग और वांग जी का इक्वली बराबर का काम रहता है। और अब देखा जाए तो विंग लीगली उसका पार्टनर है, जहाँ पे ये कंपनी ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली ही उसके लिए आधे से ज़्यादा विंग के नाम पे हो चुकी है। इसलिए अब विंग की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना वांग जी कर रहा है, जितने एफर्ट्स वांग जी डाल रहा है, उतने ही उसे भी डालने चाहिए। लेकिन एक चीज़ एम्प्लॉयज़ का सोचना भी सही था। क्या आज इन लोगों को ऑफिस आना ज़रूरी था? क्या आज के लिए ये अपने मीटिंग्स पोस्टपोन नहीं कर सकते थे? माना ये दोनों ही बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, लेकिन फिर भी एक चीज़ अपने टाइम पे अच्छी लगती है। हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर आप आउट ऑफ लिमिट हर एक चीज़ कुछ भी करोगे तो वो हर किसी को ऑकवर्ड ही फील कराएगी, वियर्ड ही फील कराएगी। यहाँ पे सेम एम्प्लॉयज़ के साथ भी हो रहा था, जहाँ पे उन लोगों ने अभी अपने काम पे ध्यान देना था। वो लोग विंग और वांग जी के केबिन के अंदर चले जाने के बावजूद भी उनको ही देखे जा रहे थे। यहाँ पे वांग जी के लिए भी अब सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड तो होने लगी थी, क्योंकि उसने भी पहली बार सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को एक अजीब तरीके से ताड़ते हुए उन्हें देखा था। यानी कि विंग और वांग जी के आज तक वो देखते तो थे, लेकिन इस वे में देखते हुए उसने कभी नहीं देखा था। उसने अपने केबिन के कॉर्नर पे जाके एक बटन प्रेस किया, जिसके चलते उसके जो केबिन थे ना, उसके ऑलमोस्ट कर्टन्स गिर चुके थे। लेकिन हाँ, इतने नहीं कि कोई ये समझ ले कि अंदर ये दोनों कुछ और चीज़ कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों को क्या पता, इन दोनों ने अपनी इमेज ऐसी बना के रखी है कि अगर सामने से ये दोनों एक दूसरे को किस भी कर रहे हो ना, तो भी शायद कोई ये सोचेगा कि ये लोग दिखावा कर रहे हैं। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ कुछ तो गलत सोचने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और इसी के साथ अपने काम पे ध्यान देते हुए सभी लोगों ने अपने अपने सिस्टम्स पे देखना स्टार्ट कर दिया था। जिसको जो काम करना था उसने वो स्टार्ट कर दिया था। और दूसरी तरफ लान वांगजी और विंग थे, जिन्होंने अपना अपना काम करना भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अगले आधे घंटे के बाद ही उनकी मीटिंग्स स्टार्ट होने वाली थी। इसलिए उन्हें जितना बचा कुचा काम रह चुका है वो भी अभी कंप्लीट ही करना है। और इसी के साथ सभी लोग अपने अपने काम में लग गए थे, वर्क्स में लग गए थे। लगभग 6 महीने इसी तरीके से निकल चुके थे। कुछ भी चेंजेस नहीं थे, कुछ भी बदलाव नहीं था। स्पेशली विंग और वांग जी के जो रिश्ता था, उसमें तो किसी को भी कोई बदलाव नज़र आता ही नहीं था। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ बदला था। तो कंपनी की सिचुएशन, जहाँ पे आज तक लान कंपनी एक नॉर्मल कंपनी थी, वहाँ पे अब धीरे धीरे वो ग्रो करने लगी थी। और उसने ग्रो करना स्टार्ट किया था लास्ट 6 मंथ से, और वो उसी प्रोजेक्ट से जो कि ऑलमोस्ट उनके हाथ से जाने ही वाला था। उसके बाद से उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने कंपनी को ग्रो किया था, और साथ ही साथ उन्होंने
अपने एम्प्लॉयज़ को भी बढ़ाने की सोची थी, क्योंकि जो पुराने एम्प्लॉयज़ थे उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। इसलिए उन लोगों को भी कुछ मतलब इतना रेस्ट तो मिलना चाहिए, हफ्ते में 1 दिन एटलीस्ट उनको पूरे का पूरा रेस्ट मिलना चाहिए। इसलिए उन लोगों ने कुछ और एम्प्लॉयज़ हायर किए थे, जिसके चलते अब उनके एम्प्लॉयज़ की संख्या भी बढ़ने लगी थी। उनकी कंपनी टोटली ग्रो कर रही थी, ग्रो नहीं हो रहा था, तो बस विंग और वांग जी का रिश्ता। और इसी वजह से सभी लोग बहुत ज़्यादा इवन उनके फैमिली मेम्बर्स तो जो भी हो, लेकिन हाँ, एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके थे। उन्होंने कभी नहीं देखा था विंग और वांग जी को पर्सनली छुट्टी लेते हुए, कभी नहीं देखा था उन दोनों को हाफ डे लेके किसी डेट पे जाते हुए, कभी नहीं देखा था उन लोगों को अपने प्राइवेट रूम को इस्तेमाल करते हुए, कभी नहीं देखा था एक दूसरे से हंसते हुए मुस्कुराते हुए बात करते हुए। विंग और वांग जी की जब भी वो लोग एंटर करते थे ना ऑफिस में, तो कुछ एम्प्लॉयज़ तो ऐसे थे जो उनको टो टू हेड बहुत अच्छे से छान देते थे। उनको बहुत अच्छे से देख लिया करते थे कि कहीं तो उनको कुछ तो ऐसा मिले कि यार पता चले कि ये लोग ओरिजिनली कपल्स वाली थिंक करते हैं या नहीं। लेकिन हमेशा उनके हाथ ना निराशा ही आती थी, क्योंकि कभी भी उनकी बॉडी पे ना कोई ऐसे मार्क्स मिलते थे और ना ही कुछ ऐसा इंडिकेट वो करते थे, जैसे लिंपिंग करना या फिर दिन भर थके रहना, नींद आना, ऐसा कुछ भी उन लोगों के बीच में होता ही नहीं था। हर रोज़ की तरह ही आज भी वो दोनों ही अपने काम में लगे हुए थे, और अगले 45 मिनट के बाद ही उनकी एक मीटिंग होनी थी, जो कि एक वॉन्ग कॉरपोरेशन के साथ होनी थी। और उसके वॉन्ग कॉरपोरेशन का जो सीईओ है वो तो वहाँ पे नहीं आने वाला था, लेकिन हाँ, उसकी बेटी वहाँ पे ज़रूर आने वाली थी, जो कि अपने फादर के बिहाफ पे वहाँ पे मीटिंग अटेंड करने वाली थी। इसी के साथ उन लोगों ने अपनी पूरी की जी जान लगा दी थी, जितना वो कर सकते थे उस प्रोजेक्ट को पाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर दी थी। लगभग 45 मिनट ऐसे ही निकल चुके थे, और फाइनली वॉन्ग कॉरपोरेशन से जितने लोग आने थे, ज़्यादा तो नहीं आए थे, 2 से 3 ही लोग थे, वो लोग आके मीटिंग रूम में जा भी चुके थे। मीटिंग रूम में जाते ही जितने लोग लान कंपनी के जितने लोग भी इम्पॉर्टेंट थे, सभी को मीटिंग में रखा गया। और इसी के बाद जब मीटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, अब उसके बाद सिर्फ मिस वॉन्ग, उनका असिस्टेंट लान वांग जी और लान वांग जी का असिस्टेंट यानी कि विंग, ये चारों ही वहाँ पे रह चुके थे। इसके बाद वो सभी लोग एक प्राइवेट प्लेस पे जा चुके थे, जहाँ पे जाके उन लोगों ने अपने आगे फर्दर जो भी प्लान्स होने हैं उन पे बात करना था। ऐसा नहीं था कि एम्प्लॉयज़ के सामने वो नहीं कर सकते थे, लेकिन हाँ, ये एक रूल था कि कुछ चीज़ें जो हैं सीनियर्स के बीच में ही रहेंगी, जो बॉसेस हैं उन्हीं के बीच में रहेंगी, और कुछ चीज़ें हैं जो कि पार्टी जो उनकी आ रही है उनके बीच में ही रहेगी। यानी कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी जो कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं जानते थे, और सही में ऐसा होना भी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कंपनी के बॉस जो होते हैं ना, उनको अपने तक ही रखना चाहिए। इसलिए उनकी मीटिंग अभी सीक्रेट रूम में चल रही थी, लेकिन यहाँ पे कुछ वियर्ड था, और वो था मिस वॉन्ग का बिहेवियर, जो कि बार बार अपने आप को कभी अपनी क्लीवेज दिखा के, अपनी थाइस दिखा के, न जाने क्यों विंग को ऐसा लग रहा था कि शायद वो लान वांग जी को ना सड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। बार बार लान वांग जी एज ए बॉस उसके सामने ही बैठा हुआ था, और विंग के सामने उस मिस वॉन्ग का असिस्टेंट बैठा हुआ था। दोनों ही एक साथ ऑलमोस्ट चिपक के जैसे बैठे हुए थे, इतने कि वो टच हो पा रहे थे, एक ही काउच पे बैठे हुए थे। और विंग और उसका असिस्टेंट जो था ना, वो आमने सामने दूसरे काउच पे बैठे हुए थे। जैसे जैसे उनकी मीटिंग ख़त्म होने को आई थी, वैसे वैसे मिस वॉन्ग और भी ज़्यादा बोल्ड होते जा रही थी। अब उन्होंने डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली ही सही, लान वांग जी के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ऐसा नहीं था कि लान वांग जी की शादी का पता किसी को नहीं था। ऑलमोस्ट जितने भी मीटिंग्स अब तक हो चुकी थी, जितने भी बिजनेस रिलेटेड रिलेशनशिप थे उनके, उन सभी को उनकी शादी में इनवाइट किया गया था। और अगर जो नहीं भी आ पाए थे तो भी उन लोगों को इनविटेशन तो ज़रूर दिया गया था। लेकिन हाँ, वॉन्ग कॉरपोरेशन शायद तब उनके बिजनेस उस रिलेशनशिप में नहीं था, तो शायद हो सकता है कि पता हो, या हो सकता है कि पता ना भी हो। लेकिन फिर भी इसका जो बिहेवियर था ना, बहुत ज़्यादा वियर्ड होते जा रहा था। लानवांग जी कोशिश तो कर रहा था कि खुद को थोड़ा दूर रखे। जैसे ही वो थोड़ा सा दूर जाता, वैसे ही मिस वॉन्ग फिर से अपने आप को खिसकाते हुए लानवांग जी के करीब ले आती। विंग को भी ये सब कुछ बहुत
बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, या ये कहो कि उसको तो गुस्सा ही आने लगा था उस मिस वॉन्ग पे। बट वो आगे कुछ कह पाता, कुछ कर पाता, इससे पहले ही मिस वॉन्ग ने वहाँ से एक्सक्यूज़ बना के विंग और अपने असिस्टेंट को भेजने की सोच ली कि वो बॉस के साथ यानी कि लान वांग जी के साथ ही वहाँ पे कुछ बात करना चाहती है। कुछ ऐसी बात है जो कि वो चाहती है कि लान वांग जी और उसी के बीच में हो। चिंता मत करना, वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, इस डील के रिलेटेड ही होगी। ऐसा उसने बोला तो सही था, लेकिन वांग जी ने वहाँ पे एकदम मना करते हुए ये बोल दिया कि विंग यहाँ पे रह सकता है, मेरी सारी कंपनी की सारी चीज़ें उसे पता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे बाहर जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आपके असिस्टेंट को कितना पता है और कितना नहीं, लेकिन मेरे असिस्टेंट को मेरी कंपनी और मेरे बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी मिस वॉन्ग ने मतलब एक्सक्यूज़ बनाते हुए फाइनली विंग और अपने असिस्टेंट को वहाँ से बाहर भेज दिया था। जैसे ही वो बाहर आया था, उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि न जाने इनके अंदर क्या चल रहा होगा, क्या सच में वांग जी उससे चीट कर सकता है। लेकिन वो वहाँ पे खाली नहीं बैठे थे, क्योंकि मिस वोंग ने अपने असिस्टेंट को बहुत सारी चीज़ें समझाई थी जो कि उसे विंग के साथ मतलब डिस्कस करनी थी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड। और वो खुद वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट काम लेके बैठ चुकी थी। हालांकि वांग जी को ये समझ में आ चुका था कि वो कोई इम्पॉर्टेंट काम था नहीं, बस एक बहाना था विंग और अपने असिस्टेंट को यहाँ से बाहर भेजने की, जिसके चलते वो अपने थोड़े बहुत बेशर्मी और दिखा सके। और जैसे ही विंग और उसका असिस्टेंट वहाँ से बाहर जा चुके थे, उसने धीरे धीरे अपने कारनामे करने स्टार्ट कर दिए थे। लाइक कभी अपने क्लेविस को और ज़्यादा शो करना, अपने थाइस को दिखाना, अपने हैंड्स को बार बार वांग जी के हैंड्स पे रखना, या ये कहो कि अब तो उसने और भी ज़्यादा हद पार कर दी थी। उसने लगभग 15 मिनट तक बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन फाइनली अब अपनी थाइस को भी उसने वांग जी के ऊपर रखना स्टार्ट कर दिया था। विंग ने ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें उसके असिस्टेंट के साथ कंप्लीट कर ली थी, और जैसे ही उसकी कंप्लीट हो चुकी थी, बिना नॉक किए ही उसने सीक्रेट रूम का डोर ओपन कर लिया था। और सामने इस व्यू को देखने के बाद उसका तो दिमाग घूम गया था, क्योंकि उसने देखा था कि वांग जी मतलब उस लड़की को पुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो लड़की अपनी थाइस को, अपने लेग्स को इंटरवाइन करने की कोशिश कर रही है वांग जी के साथ। जैसे ही विंग ने ये देखा तो विंग मतलब थोड़ा अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए वहाँ पे आता है, एक फाइल को टेबल में पटकते हुए बोलता है, मिस्टर लान, मुझे नहीं लगता कि हमें इस प्रोजेक्ट को आगे आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी हमें इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। और अगर हम इस प्रोजेक्ट के पीछे पड़े रहे तो ऑफकोर्स सी बात है, हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ साथ हम भी बहुत ज़्यादा मतलब इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ भी दे सकें। और हमारे एम्प्लॉयज़ को अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रोजेक्ट को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे लगता है मिस्टर लान कि हमें इसको यहीं पे छोड़ देना चाहिए। इसी के साथ विंग आगे कुछ कह पाता, मिस वोंग अपने सीट पे खड़े होते हुए विंग को थोड़ी बहुत तमीज़ सिखाने लगती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बिना नॉक किए, तुम कैसे अंदर आ सकते हो। वांग जी अभी तक कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन अब उसके भी इस मतलब ये सारी चीज़ें उसके भी लिमिट के बाहर होते जा रही थी। उसने उठते हुए डायरेक्टली मिस वोंग को आंसर किया कि अगर मेरे असिस्टेंट ने बोल दिया है कि ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता तो दैट मीन्स नहीं बढ़ सकता। मिस वोंग थोड़ी सी सेडिक्टिव मतलब वे में वांग जी की तरफ देखते हुए बोलती है कि आपको नहीं लगता कि आपको डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के मालिक आप हैं और आपका डिसीजन ही सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। यहाँ पे असिस्टेंट को मुझे नहीं लगता कि इतनी फ्रीडम मिलनी चाहिए या इतनी राइट्स मिलने चाहिए कि वो आके आपकी कंपनी के कोई भी डिसीजंस ले। तो वांग जी आंसर करते हुए बोलता है, मेरे असिस्टेंट को मेरे में और मेरी कंपनी में पूरा पूरा अधिकार है, और अगर उसने बोल दिया है कि इस प्रोजेक्ट को हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए तो मेरी तरफ से भी ना है, मैं इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। इसी के साथ उसने मिस वोंग को बाहर का दरवाज़ा तो दिखा दिया था, लेकिन मिस वोंग वहाँ से पाँव पटकते हुए जाने को तैयार थी, लेकिन फिर से वो रुकते हुए एक और लास्ट चांस लेना चाहती थी या एक लास्ट ट्राई करना चाहती थी। उसने अपने प्रोजेक्ट की फाइल लेते हुए वांग जी की तरफ बढ़ाया तो उसमें
साफ साफ दिख रहा था कि उनको इतना भी लॉस नहीं हो रहा था जितना कि विंग ने बोला था। देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट में उन्हें रेदर देन अदर प्रोजेक्ट के 5 से 10% ज़्यादा ही फ़ायदा हो रहा था। विंग जी ने जैसे ही नोटिस किया तो उसने विंग की तरफ देखा तो विंग ने अपनी आंखें रोल करते हुए वांग जी को कम्प्लीटली वहाँ पे इग्नोर कर दिया। लेकिन वांग जी भी इस वक्त इस चीज़ को और ज़्यादा नहीं खींचना चाहता था, इसलिए उसने उस फाइल को दोबारा से मिस वांग के हाथ में रखते हुए बोला कि अगर आप चाहती हैं कि हम इस प्रोजेक्ट में काम करें तो नेक्स्ट टाइम अपने फादर को इधर भेजिएगा। मुझे नहीं लगता कि मैं आपके साथ बात करने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम आपके फादर को ही आना चाहिए, वरना हमारी तरफ से बिल्कुल मना है। अब आप जा सकती हैं। इसी के साथ मिस वांग फिर से अपने पूरे एटीट्यूड को दिखाते हुए वहाँ से जा चुकी थी और साथ ही साथ विंग भी उस सीक्रेट रूम से बाहर आ चुका था और बाहर आते ही उसने अपने केबिन में जाते हुए अपने सारे सामान को पैक करते हुए वहाँ से बाहर चले गया, जिसको देख के वांग जी एक चीज़ तो समझ चुका था कि इसका पारा हद से ज़्यादा चढ़ चुका है। वांग जी विंग को अकेले नहीं छोड़ सकता था क्योंकि वो हमेशा एक साथ आते थे और एक साथ जाते थे, यानी कि अगर विंग अगर अकेले गया तो कौन सी बात है, उसको टैक्सी का इंतज़ाम करना पड़ेगा या फिर किसी और चीज़ का। लेकिन वांग जी ने कभी इस चीज़ का रिस्क नहीं लिया कि विंग को अकेले घर जाने थे, इसलिए फटाफट से वो भी अपने केबिन में आया और फटाफट से अपने सारे सामान को अपने बैग में पैक करते हुए वो भी उसके पीछे पीछे भाग गया। ये सारी चीज़ें आज एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। कभी भी वहाँ से किसी ने भी नहीं देखा था कि विंग इतने गुस्से में यहाँ से गया हो और उसके पीछे पीछे लान वांग जी भी भाग के गया हो। लगभग विंग जब पार्किंग एरिया में पहुँच चुका था तो वांग जी ने खींचते हुए उसे गाड़ी में बैठा लिया था, क्योंकि विंग उसे पता था कि अगर वो बैठने के लिए बोलेगा तो वो बैठेगा नहीं। आधे घंटे के बाद वो दोनों ही घर पहुंच चुके थे और विंग जैसे ही घर पहुंचा उसने अपनी सीट बेल्ट निकाला और जैसे ही बाहर निकला तो उसने बहुत धमाकेदार इतने ज़बरदस्त तरीके से इतने ज़ोर से उसने कार का दरवाज़ा बंद किया था, जिसे सुनने के बाद वांग जी अपने जगह पे ही 2 सेकंड्स के लिए एकदम स्टिफ हो चुका था। वांग जी ने भी पूरी कोशिश करते हुए, पूरी हिम्मत करते हुए धीरे धीरे अपने सीट बेल्ट को निकाला, अपने डोर को ओपन किया, लॉक किया अच्छे से। वो जैसे ही अंदर जाने के लिए तैयार था, उसके कदम अंदर बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। उसने अपने आप को कार का सहारा देते हुए 2 मिनट तक वहाँ पे खड़ा किया और अपने आप को प्रिपेयर किया, जो अर्थक्वेक अब उसके सामने आने वाला है उसके लिए। उसने धीरे धीरे अपने आप को ही हिम्मत देना स्टार्ट किया कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। आखिरकार उससे गुस्सा होने का पूरा अधिकार है, तुम उसके गुस्से को झेल सकते हो। वांग जी ने अपने आप को न जाने कितने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोल दिए थे खुद को, इस तरीके से प्रिपेयर करने के लिए कि वो अंदर जा सके और फेस कर सके एक एंग्री विंग को। वांग जी लगभग 5 से 10 मिनट तक वहाँ पे आराम से खड़ा रहा, अपने आप को शांत किया और प्रिपेयर भी किया, जो कि उसके सामने अब आने वाला है, या इनडायरेक्टली उसे बोला जाए तो एक सिंपल वर्ड में अर्थक्वेक उसके सामने आने वाला था। वांग जी ने फाइनली गहरी सांस ली और उसको उसी धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए फाइनली अपने कदमों को घर के अंदर बढ़ाया। और जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था, घर के डोर पे वो पहुंचा नहीं था कि अंदर से उसके ऊपर एक कुशन आके लगा था, जो कि उससे सर के साथ टकराते हुए बाहर जा चुका था। जैसे जैसे धीरे धीरे उसने अपने अंदर कदमों को बढ़ाना स्टार्ट किया, वैसे वैसे उसके सामने कुशन्स की बारिश होने लगी थी, क्योंकि ये विंग का तरीका था। ये आज पहली बार नहीं हो रहा था, पिछले 5 महीनों में ये न जाने कितने बार हो चुका था। ऐसा वांग जी के साथ अक्सर होता था। जब भी विंग गुस्सा होता था तो वांग जी को इतना मारता था, हाँ अपने हाथों से नहीं, किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ से नहीं, लेकिन हाँ कुशन से, फ्लावर से, जो भी चीज़ उसके हाथ में आती थी ना, वो पटक देता था बस। और वांग जी बेचारा बस उस वक्त कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि विंग को उस वक्त कुछ भी समझाना, उसे पता है कि विंग अगर गुस्सा है तो वो ना कुछ समझेगा ना ही कुछ सुनेगा। इससे अच्छा है कि अभी ये झेल लो, बाद में आराम से बैठ के उसे ये सब कुछ समझाया जाएगा। विंग और वांग जी की ये नटखट जो
चीज़ें थी ना वो हमेशा ही चलते रहती थी। वांग जी का जो हैंडसम सा फेस था, चार्मिंग सा लुक था, कोल्ड बिहेवियर था, ये किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता था। न जाने कितने ओमेगा बीटास के साथ साथ अल्फा भी उसके ऊपर फ्लर्ट हो जाते थे और ये सारी चीज़ें कभी भी विंग को पसंद नहीं आती थी। विंग जब भी उसके सामने होता था ना तो उसका नाम तब इतना खतरनाक का रिएक्शन होता था। लेकिन जब विंग की बारी आती थी तो विंग सीक्रेटली ही सही लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्लर्ट किया करता था। लेकिन वांग जी की इतनी हिम्मत कभी नहीं हुई कि विंग से ये पूछ सके कि वो फ्लर्टिंग क्यों करता है, क्योंकि अगर उसने गलती कर दी ये पूछने की तो इसका भी मटका उसी के सर पे आके फूट जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि विंग अपने आप को हर एक सिचुएशन से निकालना जानता था। अगर कोई फ्लर्टी इंसान ज़्यादा ही फ्लर्टिंग कर रहा है या ज़्यादा ही उससे टची टची हो रहा है तो वो जानता था कि कैसे उसको खुद से दूर करना है। इसलिए वांग जी को कभी ऐसा मौका भी नहीं मिला कि वो विंग से ऐसे नाराज़ हो सके, विंग पे ऐसे गुस्सा कर सके। लेकिन अभी तो बात वांग जी की चल रही है, जो बेचारा बार बार गुस्से के मारे विंग के गुस्से के मारे न जाने कितने कुशंस अपने ऊपर झेल चुका था। और अब सामने जब वो देखता है कि कुशंस कम हो गए हैं तो वो अपने साइड से पकड़ पकड़ के कुशन विंग की तरफ को फेंक रहा था, क्योंकि अगर विंग उसके सामने आया तो इस वक्त तक जो कुशन उसके ऊपर चढ़ रहे हैं ना, अब उसके हाथ पैर ना चलने लग जाए। इससे अच्छा है कि सॉफ्ट कुशन से ही मार खा लो। मुझे लगता है कि शायद वांग जी आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से पीटने वाला है और मैं वांग जी को पीटते हुए बिल्कुल नहीं देख सकती। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि अगले जब पार्ट मैं रिकॉर्ड करूँ तब तक विंग अपना पूरा गुस्सा निकाल चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट करते हुए जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।